हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारी चर्चा चल रही है एक्सटेंशन एजुकेशन पर। एक्सटेंशन एजुकेशन में जो हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था, वो बात किया था हमने शिक्षण सामग्री पर। चाहे आपकी लिखित शिक्षण सामग्री हो, प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हो, गैर प्रक्षेपित शिक्षण सामग्री हो, श्रव्य शिक्षण सामग्री हो या फिर वो दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री हो, हमने इन सब पर चर्चा किया था। उसके बाद कल की जो हमारी क्लास हुई थी, कल की क्लास में हमने देखा था कि ये प्रसार कार्यकर्ता हैं कौन? प्रसार कार्यकर्ता क्या होते हैं? इनकी क्या विशेषताएँ होती हैं? इनके अंदर क्या गुण होने चाहिए? इनके क्या-क्या दायित्व होते हैं? हमने इन सब के बारे में समझा था। आज हम समझने वाले हैं प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। यानी कि ये जो एडल्ट एजुकेशन है, ये क्या है? इसके बारे में आज हम थोड़ा समझेंगे। आपको पता है कि निरक्षरता एक अभिशाप होता है। निरक्षरता हमें कई समस्याओं को जन्म देती है, जैसे गरीबी हो गई, बीमारी हो गए, कुपोषण हो गए, अंधविश्वास हो गया, ये कुरीतियाँ हो गई या फिर रूढ़वादी जो परंपराएं हैं, इन सबको जन्म देने का कार्य करती है निरक्षरता। अगर निरक्षरता को समाप्त कर दिया जाए, तो कई समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती हैं। ये सच है कि जो शिक्षित लोग होते हैं, उनके सोचने, विचारने, तर्क करने, स्मरण करने की शक्ति होती है उनमें। वे बुद्धिमान, चतुर और विवेकशील होते हैं। इसी कारण वे दूसरों के बहकावे में आसानी से नहीं आते हैं। आपको पता है कि जो ये धोखाधड़ी का शिकार किया जाता है, वो ज़्यादातर निरक्षरों को ही किया जाता है। उन्हें कोई भी बहला लेता है, फुसला लेता है, उन्हें किसी भी तरह से भ्रमित कर देता है। अगर व्यक्ति शिक्षित होगा, साक्षर होगा, तो उसे बहकाना इतना आसान नहीं होगा। आजकल आपको पता ही है, आजकल ही क्या हमेशा से ही जो ग्रामीण तबके की महिलाएँ होती हैं, वो ठगी का शिकार होती हैं। पहले भी जो हमारे महाजन होते थे, वो गरीबों को कर्ज देते थे। तो वो करते क्या थे? अब हमारे यहाँ की जो महिलाएँ हैं, पढ़ी-लिखी तो हैं नहीं, तो उनको देते थे ₹100 और जो उनका लिखा-पढ़ी वाला जो एक बही खाता होता है, उसमें वो लगाते थे ₹1000 और अंगूठा लगवा लेते थे। अब जो हमारी महिलाएँ हैं, वो पढ़ी-लिखी तो है नहीं, उन्होंने अंगूठा लगा दिया। अब ऐसे में जो महाजन हैं, वो इतना ज़्यादा वो पैसा ले लेते हैं, यानी कि कर्ज़ इतना मोटा वसूलते हैं कि उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, यानी कि जो जो लोग उधार लिए हैं, उनकी जो आने वाली पीढ़ी होती है, वो कर्ज़ में ही डूब कर रह जाती है। तो हमें शिक्षित करने की, लोगों को साक्षर करने की आवश्यकता है। ज़रा हम ये समझते हैं कि ये प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ होता क्या है? प्रौढ़ शिक्षा तो हम पढ़ ही रहे हैं। प्रौढ़ शिक्षा का सामान्य अर्थ है वयस्कों, प्रौढ़ों को शिक्षित करना, यानी कि जो भी वयस्क हैं, जो भी प्रौढ़ हैं, उनको शिक्षित करना। जो लोग अपने जीवन में किन्हीं कारणवश शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं, उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना ही प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। आपको पता है, आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो जिन्हें हम जानते हैं, जो कि हमारे साथ के भी रहे होंगे। तो वो करते क्या थे, चौथी, 5वीं, दूसरी, तीसरी ऐसे पढ़कर और अपनी पढ़ाई को छोड़ देते थे। तो ऐसे लोगों को, जिन्होंने किसी कारणवश अपने विद्यालय की शिक्षा को पूर्ण नहीं किया है या किसी वजह से वो विद्यालय जाने से वंचित रह गए हैं, उनको शिक्षित करना, उनको लिखना पढ़ना सिखाना ही प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। इसमें एक पॉइंट और आप नोट कीजिएगा कि इसमें जो प्रौढ़ शिक्षा में शामिल किया गया है, वो 15 से लेकर 35 आयु वर्ग के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया है। हालाँकि आप इससे रिलेटेड चीज़ें आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ में आया कि जो प्रौढ़ शिक्षा है, उसका क्या अर्थ है या क्या उद्देश्य है, ठीक? प्रौढ़
शिक्षा जो है ये एक ऐसी शिक्षा प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत प्रौढ़ हो गए या फिर वयस्क लोग हैं, वही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती हैं, जो उनको आवश्यकता होती है। और आपको ये भी पता है कि जो हमारा प्रसार शिक्षा है, ये प्रसार शिक्षा प्रौढ़ शिक्षा जो है प्रसार शिक्षा के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। तो जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत वयस्क लोग या जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं वही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती हैं। वो बड़ी मुश्किल से पढ़ना लिखना सीखते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में झिझक महसूस होती है। उन्हें सीखने के लिए परिणाम प्रदर्शन श्रेष्ठ विधि है। जब वो किसी चीज़ का श्रेष्ठ परिणाम देखते हैं तो उनके भीतर उस कार्य को करने की ललक पैदा होती है। वो सीखने के लिए तैयार होते हैं। उनकी सोच, दृष्टिकोण, मनोवृत्ति, उनके कार्य संपादन शैली में परिवर्तन होता है। वे नई चीज़ों को सीखने और अपनाने के लिए, नई बातों को सीखने के लिए तैयार होते हैं। ये जितना हमने बोल दिया इतना आसान नहीं होता है। आपको पता है कि अगर आप किसी प्रौढ़ व्यक्ति से कहें कि आपको सीखना है, पढ़ना है, उसको सीखने पढ़ने के लिए तैयार करने जाएँगे तो सबसे पहले उसका जवाब यही आता है कि अब हम क्या करेंगे सीख के? जितना सीखना था, जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया। जब माँ-बाप ने नहीं पढ़ाया तो हम क्या करें? बड़ा सिंपल सा ये जवाब आता है उनका। तो उनको समझाना, उनके जो अंदर नकारात्मक विचार हैं, उनको बदलना, सकारात्मक में परिवर्तन करना, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करना, जिससे प्रौढ़ जिस व्यवसाय या धंधे या रोजगार से जुड़ना चाहते हैं, उसके बारे में उसको समझाना, यही सारी चीज़ें प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आती हैं। साथ ही साथ जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत जो प्रौढ़ लोग हैं वही बातें सीखते हैं जो उनके काम की होती हैं। तो हमें उन्हें वही बातें सिखानी चाहिए जो उनके लिए आवश्यक हों, जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करें, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, जिनसे उनका रोज़गार बढ़ सके, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके। जैसे उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि एक पशुपालक है, केवल वो पशुओं को पालने से संबंधित जानकारी लेना चाहता है, तो हमें उसे पशुओं से संबंधित जानकारी तो देना ही चाहिए, साथ ही साथ उसे कृषि के बारे में धीरे-धीरे समझाना चाहिए, उसके अंदर रुचि पैदा करना चाहिए ताकि वो चीज़ों को सुने, समझे, सीखे और उसे अपनाए, ठीक? तो प्रौढ़ शिक्षा में हम जो व्यक्ति या जो भी व्यक्ति हैं, प्रौढ़ हैं या वयस्क व्यक्ति हैं, इनको हम शिक्षित करते हैं जिन्होंने किसी कारणवश कोई भी कारण हो सकता है कि उनके घर पर पैसे की तंगी रही हो या हो सकता है कि उनके घर पर कोई कार्य वगैरह करने के लिए ना रहा हो। जैसा कि आपको पता है कि जो बालिकाएँ होती हैं, किशोरियाँ होती हैं, उनको विद्यालय नहीं भेजते थे या अभी भी आप देखेंगे बहुत जगहों पर ऐसा है, जहाँ पर लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं। हालाँकि अभी तो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन आप देखेंगे तो आजकल आपको देखने को मिलेगा काफ़ी परिवारों में ऐसा है कि लड़की को इतना पढ़ा दो ताकि शादी-विवाह हो जाए। इस मानसिकता के साथ उनको पढ़ाया जाता है। तो पहले तो ये भी नहीं पढ़ाया जाता था, जो बालक हुआ करते थे उन्हें भी घर पे कोई मजबूरी हुई किसी वजह से वो विद्यालय नहीं जाते थे। तो ऐसे लोगों को हम शिक्षित करते हैं, यही प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होता है, ठीक? अगर ये तो है हमारा प्रौढ़ शिक्षा, अगर हम थोड़ा-सा अंतर समझना चाहें प्रौढ़ शिक्षा और बाल शिक्षण और प्रौढ़ शिक्षण में, तो जो बाल शिक्षण है ये बालकों के लिए जीवन का एक खुला किताब की तरह होता है। हर बात उनके लिए नई होती है। प्रत्येक चीज़ के बारे में वे जानना चाहते हैं। लेकिन अगर हम प्रौढ़े की बात करें तो प्रौढ़ अनुभवी होते हैं। वो पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। जीवन के विविध आयामों के प्रति उनके जो मान्यताएँ होती हैं, तो वे सीखने से पहले किसी भी चीज़ को सीखने से पहले कई बार उसको सोचते हैं। लेकिन बालक क्या है, बालक नहीं सोचता है क्योंकि उसके लिए तो हर एक चीज़ नई है।
बालकों के सीखने में उत्सुकता और दबाव प्रभावी होता है, लेकिन प्रौढ़ों के सीखने में ऐसा कुछ नहीं होता है। बालक आसानी से नई-नई चीज़ों को सीख लेते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह होता है, जो कुछ भी लिख दिया जाए वो उनके दिमाग में छप जाता है। लेकिन प्रौढ़ों में ऐसा नहीं होता है। प्रौढ़ों में सीखने से पूर्व उनसे संबंधित जानकारी वो जुटाते हैं, उसे जाँचते हैं, परखते हैं, अपने अनुभव की कसौटी पर खरा उतरने पर ही वे उसे स्वीकार करते हैं। और जो ये बच्चे होते हैं, ये बाल शिक्षण है, इसमें बच्चे डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, साक्षरता के लिए अंकों को पढ़ते हैं, एबीसीडी पढ़ते हैं। लेकिन जो प्रौढ़ होता है, वो सामूहिक रूप से बैठकर शिक्षण का कार्य किया जाता है। यहाँ पर ये मतलब इनको इनके जीवन से रिलेटेड, हालाँकि बाद में ये जो आप किताबी ज्ञान बच्चों को देते हैं, ये भी दैनिक जीवन से ही रिलेटेड होता है। लेकिन जो प्रौढ़ हैं, उनको घर परिवार कैसे चलाना है, भोजन कैसे पकाना है, अपने परिवार की देख-रेख कैसे करना है, अपने जीवन का स्तर कैसे ऊँचा उठाना है, इन सब बातों की शिक्षा दी जाती है, ठीक? तो ये आपने समझा प्रौढ़ शिक्षा क्या है, यानी कि क्यों दी जाती है। अब अगर हम प्रौढ़ शिक्षा के कॉन्सेप्ट को समझें, यानी कि जो प्रौढ़ शिक्षा की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट ऑफ एडल्ट एजुकेशन। कॉन्सेप्ट क्या है? इस प्रौढ़ शिक्षा का कॉन्सेप्ट क्या है? तो देश के सर्वांगीण विकास में प्रौढ़ शिक्षा के महत्व को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर देश का सर्वांगीण विकास करना है, तो उसके लिए हमें प्रौढ़ों को शिक्षित करना अति आवश्यक है। हम इसे बायकॉट नहीं कर सकते हैं, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि चलो ठीक है कि अगर प्रौढ़ शिक्षित नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं, अगर हमें अपने देश के सर्वांगीण विकास को करना है, तो उसके लिए हमें प्रौढ़ों के शिक्षा पर महत्व देना है, उसके शिक्षा के लिए हमें कुछ न कुछ करना है, यानी कि प्रयत्न करना है, हमें उन्हें शिक्षित करना है। देश के प्रत्येक नागरिक को सुशिक्षित होना आवश्यक है, चाहे वो आपका महिला हो या फिर वो पुरुष हो। देश के उत्थान के लिए, देश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी का शिक्षित होना आवश्यक है। अनपढ़ व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो वह किस प्रकार से देश के आर्थिक, सामाजिक विकास में, राजनीतिक विकास में योगदान दे पाएगा। जैसे अगर जो अपनी ही समस्या का समाधान नहीं कर पाता है, जो अपने कह सकते हैं अपने ही परिवार में जो समस्याएँ हैं उनका समाधान नहीं कर पा रहा है, अपनी खुद की समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में वो देश की, समाज की क्या ही वो योगदान देगा, कैसे सुधारेगा, कैसे विकास कर पाएगा? तो इसके लिए आवश्यक है कि प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाए। इसलिए ज़रूरी है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो, उसे उसे साक्षर होना चाहिए। अगर वो पढ़ा-लिखा होगा ज़रूरी है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति पढ़ा-लिखा हो, ताकि अपने जो सामाजिक, पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ वो देश के उत्थान में भी कार्य कर सके, सहयोग दे सके। जब वो खुद शिक्षित होगा, तो वो अपने देश, अपने समाज के प्रति ज़िम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को समझेगा और उसे निष्ठापूर्वक निभाएगा। ये 100% सत्य है कि प्रौढ़ अनुभवी और परिपक्व होते हैं, लेकिन वे पूर्वाग्राही और परंपरावादी धारणाओं से भी ग्रसित होते हैं। वो किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं अपनाते हैं। इसके अलावा उनकी रुचियों में वो खुलापन और व्यापकता आपको देखने को नहीं मिलती है, जो एक किशोर मन में होती है। वे अपने वर्तमान जीवन से ही संतुष्ट रहते हैं, उसे और अधिक श्रेष्ठ बनाने की वो प्रयास भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि जैसा जीवन चल रहा है, ठीक-ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वे अपने वर्तमान जीवन को और ऊँचा नहीं उठाना चाहते हैं, श्रेष्ठ नहीं बनाना चाहते हैं, जो है वर्तमान में उनका कहते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक? तो वो अपने वर्तमान जीवन से ही संतुष्ट होते हैं। कई प्रौढ़ तो जीवन के उतार-चढ़ाव या फिर कठिनाइयों के आगे घुटने टेक देते हैं।
कुछ भी नया सीखने या फिर नया करने का मन उनको नहीं करता है। उनका एक ही वाक्य होता है, अब तो एक पैर कब्र में लटका हुआ है, अब सीख कर क्या करेंगे? अब तो हम मतलब उनका सीखने की बिल्कुल अंदर से इच्छा ही नहीं होती है। वो उनका मानना होता है कि हम तो अब एक पके फल की तरह हो गए हैं, चाहे जब टपक जाएँ। तो ये जो उनके अंदर नकारात्मक विचारधारा होती है, इनको रोकना चाहिए। उनकी जो समस्याएँ हैं, वे उन्हीं समस्याओं के निजात पाने के प्रयत्न करते रहते हैं और इसीलिए वो आवश्यक है कि प्रौढ़ों को शिक्षित किया जाए, उनके उन्हीं विषयों में शामिल किया जाए, उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए। तो प्रौढ़ों के लिए ये जो हमारी प्रौढ़ शिक्षा की चलाई गई है, ये बहुत ही आवश्यक है। हालाँकि अभी आपने प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के बारे में नहीं पढ़ा है। ये जो कुछ प्रौढ़ों के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रौढ़ शिक्षा को समझ रहे हैं, ठीक? ये आपने समझा कि ये क्यों आया, क्या कॉन्सेप्ट था कि जो ये प्रौढ़ शिक्षा आई। अब ज़रा हम परिभाषाओं को 1-2 देख लेते हैं। कुछ परिभाषाएँ दी गई हैं प्रौढ़ शिक्षा के समकक्ष या प्रौढ़ शिक्षा के लिए, तो ज़रा हम उनको भी समझ लेते हैं कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है, ठीक? सबसे पहले हम बात करेंगे किसके अनुसार? सबसे पहले हम बात करेंगे सीएल कुंडू के अनुसार। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषा दी, वो क्या है? प्रौढ़ शिक्षा न केवल उपचारी या औपचारिक विद्यालयी शिक्षण से संबंधित द्वितीय अवसर कार्यक्रम है, अपितु प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर उन्हें संबोधित करते हुए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जो प्रौढ़ों को जीवन की परिस्थिति में अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहयोग देता है। कहने का मतलब है कि जो प्रौढ़ शिक्षा है वो कोई औपचारिक या विद्यालयी शिक्षा से संबंधित द्वितीय अवसर कार्यक्रम है। जो लोग विद्यालय में शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए हैं, वो ये समझिए उनके लिए द्वितीय अवसर है। लेकिन प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर, यानी कि उन्हें बच्चा ना समझकर, प्रौढ़ों को प्रौढ़ समझकर उन्हें संबोधित करते हुए एक शिक्षण प्रणाली है, जो प्रौढ़ों को जीवन की परिस्थिति से अधिक सफलतापूर्वक जूझने में सहयोग देती है। वो अपनी परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, जूझ सकते हैं। प्रौढ़ शिक्षा यही है आपकी, ठीक? ये किसके अनुसार था? तो सीएल कुंडू के अनुसार था। एक परिभाषा आपने देखी। दूसरी की अगर हम बात करें बर्डसन के अनुसार, आप देखेंगे तो सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं। क्या? कि जो ग्रामीण में यानी कि जो प्रौढ़ हैं, उनको शिक्षित किया जाए ताकि वो अपनी समस्याओं से जूझ सकें, उनसे निकल सकें, उनका समाधान कर सकें। ठीक? तो यही बात सब लोग बोल रहे हैं। सब लोग क्या? आप पूरा एक्सटेंशन एजुकेशन पढ़ डालेंगे, इसमें बस आपको एक यही 2 शब्द सुनने को मिलेंगे। क्या? कि ग्रामीणों का उत्थान किया जाए, ग्रामीणों को शिक्षित किया जाए, ग्रामीणों के ही उत्थान के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अब चाहे वो उनके उद्योग धंधे से संबंधित हो, चाहे उनसे संपर्क करके आपने अभी तक क्या पढ़ा? आपने अभी तक सिर्फ़ 2 पॉइंट पढ़ा। क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं पढ़ा। देखा जाए तो आपने सिर्फ़ यही इतना देखा कि प्रसार शिक्षा क्या है और प्रसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि जो ग्रामीण हैं उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाया जाए। अब इन्हीं को ऊँचा उठाने के लिए आपने देखा कि प्रसार कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं। हम उनसे किन विधियों से मिलकर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठा सकते हैं, किन-किन शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। बस देखा जाए तो आपने इन्हीं 2 शब्दों को अभी तक पढ़ा है। अब आगे भी जो आप पढ़ेंगे वो भी यही पढ़ेंगे कि समुदाय में कैसे हम ग्रामीणों का विकास कर सकते हैं, किस तरह से नवाचार करके ग्रामीणों का विकास कर सकते हैं, किस तरह से ग्रामीणों से हमें कम्युनिकेशन करना है। तो मतलब आपका जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, वो पूर्ण रूपेण आपके ग्रामीणों को ही समर्पित है। हम इसमें सिर्फ़ घूम फिर कर एक ही बात करेंगे ग्रामीणों के उत्थान की, ठीक? अब हम बात कर लेते हैं जो बर्डसन थे, इन्होंने
प्रौढ़ शिक्षा के संबंध में क्या बात कही। तो इन्होंने कहा कि कोई भी सीख अनुभव जो प्रौढ़ों के लिए तैयार की गई हो, जिसमें उन्हीं के स्तर को ध्यान में रखकर विषय वस्तु तथा विधियों का प्रयोग किया गया हो, प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। इन्होंने भी वही बात कही कि ग्रामीणों के उत्थान के लिए जो भी कार्य किया गया है, उनके आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए जो भी कार्य किया गया है, जो भी विषय वस्तु तैयार किया गया है, जिन विधियों को तैयार किया गया है उनको शिक्षित करने के लिए, वही आपका प्रौढ़ शिक्षा कहलाता है। ठीक? ये आपने समझा कि प्रौढ़ शिक्षा की परिभाषाएँ 2 देखी। अब अगर हम बात करें प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? हम प्रौढ़ शिक्षा तो पढ़ रहे हैं, उद्देश्य क्या है? हालाँकि हमें पता है कि ग्रामीणों का उत्थान करना। ये तो हम एक मोटे तौर पर पढ़ते चले आ रहे हैं कि जो प्रौढ़ शिक्षा है इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीणों का उत्थान करना। क्या इतना ही हमारा उद्देश्य है? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो जो प्रौढ़ शिक्षा है इसका उद्देश्य ना केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में निरक्षरता को समाप्त करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा एक आंदोलन या फिर मिशन के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि जब तक निरक्षरता का अंत नहीं होगा तब तक निर्धनता हुई, बीमारी हुई, बेरोजगारी हुई, अंधविश्वास हुए, रूढ़िवादी परंपराएं हुए, कुरीतियां हुई, इन सब पर हम काबू नहीं पा सकते हैं। तो इन सब पर काबू पाने के लिए, सभी को निरक्षर बनाने के लिए हमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। इसीलिए प्रौढ़ शिक्षा को लाया गया और ये सत्य भी है कि निरक्षरता निर्धनता की जननी है, अनेक समस्याओं की जड़ है। ये आपने स्टार्टिंग में ही देखा, अगर व्यक्ति निरक्षर है तो किस तरह से उसके पास कितनी समस्याएं आती हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को आत्मनिर्भर बनाकर उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करना, स्व का विकास करना, जो भी उनके अनुभूति आवश्यकताओं को पहचान कर सिखाना है, ताकि वो अपनी समस्याओं को पहचान कर उन्हें स्वयं दूर कर सकें। वो जिस वातावरण में रह रहे हैं उसे बेहतर बना सकें। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्ति नैतिक मूल्यों से भरपूर, सुरुचिपूर्ण, खुशहाल जीवन को सम्मान व सुख के साथ जीना। बस यही इतना उद्देश्य होता है हमारा प्रौढ़ शिक्षा का। विद्यालय, महाविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य जहाँ छात्रों को डिग्री या फिर प्रमाण पत्र देना होता है ताकि उस आधार पर वो नौकरी कर सके। वहीं जो प्रौढ़ शिक्षा है उसका उद्देश्य प्रौढ़ों को डिग्री या फिर प्रमाण पत्र नहीं देना होता है, बल्कि उन्हें साक्षर बनाना, क्योंकि प्रौढ़ों के जीवन की तरह ये जो प्रौढ़ों का जीवन है, प्रौढ़ों के जीवन में डिग्री या प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उनका जीवन तो स्वयं एक किताब की तरह होता है। वो जिन व्यवसाय में संलग्न होते हैं, जिन कार्यों को कर रहे होते हैं, जिन धंधों या रोज़ी-रोटी कमा रहे होते हैं, उन्हीं क्षेत्र में उनको दक्षता दिलानी होती है। ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे जो विद्यालय, महाविद्यालय होते हैं, वहाँ पर सब लोग बैठकर एक साथ एक ही चीज़ पढ़ते हैं। तो ये जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा है, इसमें जो व्यक्ति जिस कार्य में लगा है, हमें उसी कार्य में उसको दक्ष बनाना होता है। ठीक? प्रौढ़ शिक्षा जो है आपका एक अनौपचारिक तथा निरौपचारिक शिक्षा का मिश्रण होता है। ये आपका क्या है? ये आपका अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का मिश्रण होता है, जो कि औपचारिक शिक्षा से पूरी तरह भिन्न होता है। आपको पता है कि प्रसार शिक्षा आपका क्या है? तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। ये औपचारिक शिक्षा से बिल्कुल भिन्न होता है। ये क्या होता है? औपचारिक शिक्षा से बिल्कुल अलग होता है। इसके कई उद्देश्य होते हैं। जो प्रौढ़ शिक्षा है इसके, हालाँकि आपने ऊपर देख लिया कि कुरीतियों को दूर करना, निर्धनता को दूर करना, लेकिन इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना है।
सबसे पहले बात करेंगे साक्षरता दर को बढ़ाना, या फिर हम कह दें कि निरक्षरता को का उन्मूलन करना। किसी भी देश की आधारभूत समस्या क्या होती है? अशिक्षा होती है। जब वहाँ के व्यक्ति शिक्षित होंगे तो वहाँ का जीवन अंधकार से दूर हटेगा। यानी कि अगर व्यक्ति अशिक्षित है तो उनका जीवन अंधकार में वो भटकते रहेंगे। इसीलिए हमें ज्ञान रूपी प्रकाश को पाना है। तब निरक्षरता को जड़ से हम मिटाकर व्यक्ति को साक्षर बनाते हैं, तभी निरक्षरता जड़ से हटती है। प्राचीन समय में आपको पता है कि हमारे देश में शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता था। स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को शिक्षित किया जाता था। बालकों को पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। स्त्रियों को भी खूब शिक्षा दी जाती थी। आपको पता है कि जो हमारा प्राचीन समय था उसमें कितनी स्त्रियां जो है शिक्षित हुई थी। पौराणिक समय में स्त्रियां सा जो शास्त्र है, शास्त्र भी पढ़ती थी। इनका उल्लेख आपको उसमें महापुराण हो गया, वेद हो गया, इन सब में मिल ही जाता है। कालिदास की पत्नी अगर हम विद्योत्मा की बात करें तो वो अपनी विद्या के कारण ही प्रसिद्ध हुई थी। अगर आपको याद हो तो जो कालिदास की पत्नी है उनका वो किससे, तो वो विद्या से ही उनका विद्योत्मा जो है वो विद्या से ही क्या हुई थी, प्रसिद्ध हुई थी। महाभारत काल की स्त्रियां भी पढ़ी लिखी होती थी, चाहे वो आपकी कुंती हो या फिर द्रौपदी हो, सुभद्रा हो, ये सभी पढ़ी लिखी थी। पढ़ने लिखने का चलन आज से नहीं है। तो हमें अगर अपने देश की निर्धनता को दूर करना है तो लोगों को साक्षर करना होगा। यानी कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य तो साक्षरता को बढ़ावा देना है या फिर साक्षरता दर को बढ़ाना है। अगला है आपका निर्धनता दूर करना। जो प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से आप निर्धनता को दूर कर सकते हैं। हमें पता है निर्धनता एक अभिशाप होता है। ये लोगों से न जाने क्या-क्या करवा बैठता है। भूखा व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। पेट की आग बहुत ही भयंकर होती है। आपको पता है कि पेट के लिए व्यक्ति कुछ भी कर गुजरने को तैयार होता है। जब भूख तांडव करती है तो ये गलत काम भी करने को तैयार हो जाता है और ये हमने कई बार देखा है। कई बार ऐसी समस्याएँ हमारे सामने आई हैं। तो निर्धनता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता होगी। जब व्यक्ति साक्षर होंगे, पढ़े-लिखे होंगे, चीज़ों को समझेंगे तो अपने व्यवसाय का स्तर ऊँचा होगा, निर्धनता उनकी दूर होगी। आर्थिक विकास करना, वही यानी कि आर्थिक जो भी विषमताएँ हैं उनको दूर किया जाए। तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हम जो भी आर्थिक समस्याएँ हैं उनको दूर करते हैं और आज भारत के कई क्षेत्रों में प्रगति की गई है। विकास की ऊँचाइयों को छुआ है, लेकिन गरीबी और जो अमीरी की खाई है ना, इसे आज भी नहीं भरा जा सकता। आज भी जो अमीर हैं, वो अमीर बनते जा रहे हैं और जो गरीब हैं, वो गरीब होते जा रहे हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से जो आर्थिक विकास है, इसको बढ़ाया जाए, यानी कि आर्थिक विकास किया जाना है। अगला पॉइंट क्या है आपका? अगला पॉइंट है सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। आपको पता है कि हमारे समाज में कितनी कुरीतियाँ हैं, कितने अंधविश्वास हैं, कितनी परंपराएँ हैं, कितने रूढ़वादी विचारधाराएँ हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से इन जो कुरीतियाँ हैं, जो परंपराएँ हैं, जो रूढ़िवादी विचारधाराएँ हैं, इन सभी को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इनसे जब प्रौढ़ों को आप शिक्षित करेंगे, तो जो उनके मन में जो भी अंधविश्वास है, जो भी कुरीतियाँ हैं, जो भी प्रथाएँ हैं, वो क्या होंगी? वो दूर होंगी। जब अंधकार उनके दूर होंगे, वो शिक्षित होंगे, उनका आर्थिक विकास होगा, सामाजिक विकास होगा। तो ये प्रौढ़ शिक्षा इसीलिए दी जाती है ताकि उनके समाज से जो कुरीतियाँ हैं, वो दूर जा सके। बिना शिक्षा के ये संभव नहीं है। अगला है प्रजातंत्र बनाए रखना। हमारा अगला उद्देश्य क्या है? जो हमारे ये प्रौढ़ शिक्षा है उसका अगला उद्देश्य है कि प्रजातंत्र को बनाए रखना या फिर कह सकते हैं प्रजातंत्र की सुरक्षा करना। तो प्रजातंत्र की सुरक्षा
प्रौढ़ शिक्षा का एक अमूल्य योगदान होता है। भारतीयों ने सदियों से गुलामी के ज़ुल्मों को सहा है। ज़ुल्म सहते-सहते उनकी आदत पड़ चुकी है, उनके सहने की, उनके अंदर सहन क्षमता आ चुकी है। गुलामी उनके खून में बस चुकी है। भारत आज़ाद हुआ, लेकिन इनका तंत्र उनकी ब्रिटिश शासकों की तरह कार्य करता है। पुलिस अफ़सर हों या फिर कोई भी प्रशासक अधिकारी, सभी निरक्षरों को डराते हैं और सभी निरक्षर उनसे डरते भी हैं। उनके आगे हाथ-पैर जोड़कर खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें ये भय रहता है, उन्हें ये डर रहता है कि कहीं ये अफ़सर उन्हें फँसा ना दें, उन्हें कहीं मारे-पीटे ना, जेल में ना बंद कर दें, उनके घर वालों को ना प्रताड़ित करें। तो जब वो पढ़े-लिखे होंगे, वो साक्षर होंगे, तो उनको नियम, कानून, कायदे पता होंगे। वो अपने अधिकारों को समझेंगे, अधिकारियों से नहीं डरेंगे, अपनी बातों को उनके समक्ष रखेंगे। तो ये प्रजातंत्र को बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है क्या कि प्रौढ़ शिक्षा दी जाए। साथ ही साथ लास्ट में हम बात करेंगे राष्ट्रीयता की भावना। राष्ट्रीयता की भावना तो ये जो हमारा प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से हम राष्ट्रीयता की भावना को लोगों में जगा सकते हैं। राष्ट्र के प्रति उन्हें हम सजग कर सकते हैं। अगर व्यक्ति साक्षर नहीं होगा तो वो अपने प्रति ही सजग नहीं होगा, अपनी ही समस्याओं का समाधान नहीं कर सकेगा, तो वो देश का क्या ही कर सकेगा। तो इसीलिए हमें प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यही है, यानी कि प्रौढ़ शिक्षा देने का उद्देश्य यही है कि उनके अंदर प्रजातंत्र को वो बनाए रखें, राष्ट्रीयता की भावना हो, सामाजिक कुरीतियाँ दूर किया जा सके, उनको साक्षर किया जा सके, उनका विकास किया जा सके, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके, उनके जीवन स्तर को उठाया जा सके, उनके कार्यों में उनको दक्ष बनाया जा सके। ये तो हमने 4-6 पॉइंट रखे हैं। बाकी आपको पता होने चाहिए, ये सारे उद्देश्य हैं। एक जो ग्रामीण है, हम ये ग्रामीण के लिए ही कर रहे हैं जिसने किसी कारणवश अपने विद्यालय की शिक्षा को छोड़ दिया है या फिर विद्यालय की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका है। तो हमारा जो प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होगा उसे साक्षर बनाएँ, उसको जो भी वो काम-धंधा कर रहा है उसमें दक्ष बनाएँ, उसके जीवन स्तर को उठाएँ, उसके निर्धनता को दूर करें, उसके अंदर से भय, कुरीतियाँ, जो भी अंधविश्वास हैं, इन सारी चीज़ों को हटाएँ। ये प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य होता है। ठीक? तो ये आपने देखा प्रौढ़ शिक्षा के उद्देश्य को। अब अगर हम बात करें अब हम बात करेंगे प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन-कौन से कारक हैं जो प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करते हैं? सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रौढ़ की मानसिकता किशोर तथा युवाओं की मानसिकता से भिन्न होता है। ये जो हमारा प्रौढ़ मन होता है, प्रौढ़ मन जो किशोर हैं और जो युवा हैं, उनकी मानसिकता से भिन्न होता है, अलग होता है। उम्र अधिक हो जाने पर लोग पढ़ने-लिखने के लिए उत्सुक नहीं रहते हैं। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, जो युवा व्यक्ति हैं, अगर वयस्क व्यक्ति हैं, अगर आप इनको पढ़ने के लिए कहेंगे, तो ये इनकी एक बड़ी अच्छी-सी प्रतिक्रिया निकल कर आती है। अब हम क्या ही करेंगे पढ़कर? अब जो पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब कब्र में जाकर पढ़ेंगे, ठीक? नहीं तो आपने ये सुना ही होगा कि जो जैसे दादी वग़ैरह हैं, अगर आप उनसे कहिए कि दादी ये चीज़ आप पढ़ लीजिए, अपना सिग्नेचर कर लीजिए, दादी ये पढ़िए, वो पढ़िए, कुछ भी आप कहेंगे, अब हम क्या करेंगे पढ़कर? अब तो हम मिट्टी के नीचे जाकर ही पढ़ेंगे, या फिर उनका जवाब होता है कि अब हम इसे अगले जन्म में ही पढ़ेंगे। तो उनके अंदर कुछ नया सीखने की जो क्षमता होती है या नया सीखने की जो उत्सुकता होती है, वो नहीं रहती है। वो अपने जीवन को पुराने ढर्रे से ही जीते हैं। जैसे जैसे एक सिंपल सी बात बताएँ आपको, अगर जैसे आप गाँव-वाँव से होंगे तो गाँव-वाँव में क्या होता है कि एक जैसे सबकी एक कुल देवी होती है ना, तो कुल देवी जो होती हैं उनको जैसे साल भर में 3-4 बार ऐसा आता है जब उनको पता नहीं क्या-क्या चढ़ाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो बहुत कुछ चढ़ता है, पता नहीं क्या बैर वग़ैरह, एक टाइम आता है जब बैर वग़ैरह चढ़ता है और वो एक
नेनुआ होता है, नेनुआ आपने सब्ज़ी है, हरी सब्ज़ी है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता। तो वो होता है तो उसको ऐसे ही चढ़ा देते हैं, मतलब सब्ज़ी-वब्ज़ी नहीं बनाते हैं, तो ऐसे ही मैं बोल देती हूँ कि भगवान जी कच्चा ही खाएँगे क्या? तो घर वाले मतलब ऐसा उनका रहता है कि जो दादी लोग कच्चा चढ़ाते आई हैं या जो भी चीज़ें दादी लोग जैसे करते आई हैं, वो उसी हिसाब से चलेंगे। तो जो हमारे ये प्रौढ़ होते हैं, इनका मानना ये होता है कि जो चलता आ रहा है, जैसा चलता आ रहा है, उसे वैसे ही चलते रहना देना चाहिए। वो अपने जीवन में बदलाव नहीं चाहते हैं। या आप में से कई लोगों के घर ऐसे होता होगा जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, तो अगर कोई चीज़ है वो बन रही है शुरू से बनती आ रही है, तो वो बनती चली जाएगी, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर अ, होली पे ही ले लेते हैं, हालाँकि होली पे या पंचमी पर सबके यहाँ गुझिया तो बनता ही होगा। अगर आप कहिए कि हम गुझिया की जगह कोई और मीठा बना लें, तो नहीं मतलब और तो बना लो, लेकिन गुझिया हमारा बनेगा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि वो आदिकाल से चलता चला आ रहा है। तो ये मतलब पुराने ढर्रे पर ही चलना है। जो हमारे प्रौढ़ होते हैं उनको बदलाव नहीं अच्छा लगता है, वो बदलाव को जल्दी स्वीकार ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें पढ़ने-लिखने में भी शर्म महसूस होती है। वो सोचते हैं कि हाय! इतनी उम्र हो गई अब हम क्या पढ़ें, ठीक? इसीलिए प्रौढ़ को सिखाने के लिए काफ़ी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। प्रौढ़ किसी चीज़ को अपनाने के बारे में सोचते हैं, पढ़ने-लिखने की क्रिया देर से सीखते हैं। तो जो हमारे प्रौढ़ होते हैं, वो चीज़ों को पुराने हिसाब से चलाना चाहते हैं, कुछ नया अपने जीवन में नहीं चाहते हैं, नया बदलाव नहीं चाहते हैं, ठीक? तो हमें उन्हें प्रेरित करना है। जैसे हम उनको उदाहरण के तौर पर बता सकते हैं, अभी कुछ ही साल पहले आया था एक दादी थीं जो कि 102 साल की हो गई थी या 105 साल की हो गई थी, उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, ठीक? तो ऐसे-ऐसे कई उदाहरण होते हैं कि कोई वुमेन थी, उन्होंने 60 वर्ष की उम्र में अपना बिज़नेस स्टार्ट किया या जो भी था, तो हम उन्हें किसी न किसी तरह से मोटिवेट करके उन्हें बहुत मशक्कत करने के बाद उनके अंदर हम परिवर्तन ला पाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे भले ही आप प्रौढ़ शिक्षा पढ़ रहे हों, इसमें जो किताबी भाषा है वो तो है ही। जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने किसी चीज़ के लिए घरवालों को घर में कोई जो प्रौढ़ व्यक्ति हैं, आपने मोटिवेट किया, तो ये ध्यान रखिएगा कि उन्हें बार-बार मोटिवेट करते रहिएगा। अदरवाइज़ जो उनकी ग्रुप के लोग हैं, अगर उन्होंने कोई बात कह दिया, तो आपका सारा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाएगा और उनका जो थॉट था वो पुराना वाला फिर से आ जाएगा। फिर से आपको मशक्कत उतनी ही करनी पड़ेगी, ठीक? तो ये जो इनके अंदर परिवर्तन आता है, ये बहुत मुश्किल से आ पाता है, बहुत मेहनत लगती है इनको कोई चीज़ बाद में सिखाने में, ठीक? इसके कुछ फैक्टर हैं या कुछ कारक हैं जो प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करते हैं, ज़रा हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है आदत। तो कुछ आदतें होती हैं जो कि लोग परिवर्तन ही नहीं करना चाहते हैं, अपनी आदतों में बदलाव ही नहीं चाहते हैं। जब तक वो बदलाव नहीं चाहेंगे, क्या अलग क्या सीखेंगे? दूसरा है अभिवृत्तियाँ, अभिरुचि। उनकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन लाना होता है, उनकी रुचियों में परिवर्तन लाना होता है। तो ये जो उनकी अभिवृत्ति है, जो उनकी आदत है, जो उनकी अभिरुचि है, ये सारी चीज़ें प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करती हैं। जीवन का लक्ष्य, उनके जीवन का लक्ष्य क्या है? ये चीज़ भी प्रभावित करता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है उनकी? मनोवैज्ञानिक कारक क्या हैं? आवश्यकता क्या है? यानी कि समस्या क्या है? अगर उनके पास कोई समस्या होगी तब तो वो सीखने को तैयार ही होंगे। लेकिन अगर समस्या नहीं है तो वो कहेंगे जब कोई समस्या नहीं है तो ज़िंदगी जैसे चल रही है चलने दो भाई। लेकिन ये सारे के सारे कारक प्रौढ़ शिक्षा को प्रभावित करते हैं। ठीक? ये आपने समझा प्रौढ़ शिक्षा क्या है। अब इसमें जो प्रौढ़ों के लिए यानी कि प्रौढ़ शिक्षा जो कार्यक्रम चलाए गए थे, कुछ कार्यक्रम चलाए गए थे, जिनके बारे में हम कल की क्लास में देखेंगे। आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ़
प्रौढ़ शिक्षा के बारे में समझा है, लेकिन ध्यान रखिएगा जो कल की हमारी क्लास होगी, वो होगी जो प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए थे, जो योजनाएँ या चलाई गई थी, हमें उनके बारे में पढ़ना है। क्या लक्ष्य थे, क्या उद्देश्य थे, क्या प्राप्त किया गया, कब चलाया गया, ठीक? तो जो भी आप योजनाएँ पढ़ेंगे, हालाँकि अभी आप प्रौढ़ शिक्षा में 3 ही योजनाओं को कल पढ़ेंगे। कल 3 कार्यक्रम को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सन याद रखना है, समय याद रखना है कि कब स्टार्ट हुआ, क्या लक्ष्य था ये याद रखना है। उसके बाद अभी आप जब 4-6 क्लास और हो जाएगी, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो स्वतंत्रता पूर्व हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो स्वतंत्रता पूर्व कार्यक्रम चलाए गए थे, यानी कि प्रसार गतिविधियों के इतिहास में जो स्वतंत्रता पूर्व किए गए प्रसार थे, उनके बारे में पढ़ेंगे। उसमें आपको कई योजनाएँ पढ़ने को मिलेंगी, जिसमें आप स्वतंत्रता के बाद की भी गतिविधियाँ पढ़ेंगे और स्वतंत्रता के पहले की भी। तो उनमें आपको सन याद रखना है, स्थान याद रखना है, किसके द्वारा चालू किया गया, ये याद रखना है। एक तो ये वाला आपका टॉपिक हो जाएगा। दूसरा हम देखेंगे जो महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए कार्यक्रम चलाए गए थे, यानी कि जो महिलाओं और बालकों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसकी बात करेंगे। साथ ही साथ जो कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए थे उसको। तो ये आपका थोड़ा लंबा-सा टॉपिक चलने वाला है, करीब से करीब मुझे लगता है 1 हफ्ते का टाइम लग सकता है इन्हीं 3-4 टॉपिक में आपका। तो ये आपके लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इनके फुल फॉर्म ध्यान रखने हैं, कब स्टार्ट किया गया, कहाँ से स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, क्या उद्देश्य रखे रखे गए थे, इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना था। अभी तक जो आपने पढ़ा वो तो कहानी था। याद करने वाला अब आएगा आपका, जिसमें आपको डेट, सन सब कुछ याद रखने होंगे, ठीक? तो ये आज के क्लास में आपने देखा प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। कल हम इनके कार्यक्रमों को चर्चा करेंगे। आज के लिए हम बस यही इतना रखेंगे। क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करना ना भूलिएगा और अगर हो सके तकलीफ ना हो तो शेयर भी करिएगा, ठीक? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।